आज की कहानी शुरू होती है अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर से। एक ऐसा शहर जहां अपराध पहले भी थे, लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा आने वाला था जो इंसानों और कानून दोनों से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। रात के अंधेरे में कुछ बड़े ड्रग डीलर्स एक सुनसान गोदाम में इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ एक रहस्यमयी आदमी आता है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, बल्कि एक छोटी सी गोली होती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो शॉर्टकट से भी बढ़कर है। वो सबके सामने उस गोली को उठाकर दिखाता है और बताता है कि इसे खाते ही ठीक 5 मिनट के लिए इंसान के अंदर ऐसी ताकत जाग जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन एक बात और, किसी को आग पर कंट्रोल मिलेगा, किसी को गोलियां भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कोई बिजली की रफ्तार से दौड़ेगा तो कोई हवा में ही गायब हो जाएगा। लेकिन किसे कौन सी ताकत मिलेगी ये पहले से कोई नहीं जानता। और सबसे डरावनी बात, हर इंसान इस गोली को सहन भी नहीं कर सकता। अगर उसका शरीर इसे स्वीकार ना करे तो सुपर पावर मिलने की बजाय उसका शरीर वहीं फट सकता है। फिर भी लालच डर से हमेशा बड़ा होता है। वो आदमी सारी गोलियां मुफ्त में बांट देता है और कहता है कि इन्हें पूरे शहर में फैला दो। देखते ही देखते ये रहस्यमयी कैप्सूल पूरे न्यू ऑरलियंस में पहुंच जाते हैं और कुछ ही दिनों में शहर का हाल बदलने लगता है। कहीं कोई आदमी अकेले पूरी पुलिस टीम पर भारी पड़ जाता है, कहीं कोई गोली लगने के बाद भी आराम से चलता रहता है, तो कहीं कोई इंसान ऐसी ताकत दिखाता है जिसे देखकर लोग उसे भूत समझने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ समय बाद हमारी मुलाकात होती है रॉबिन से। बाहर से देखने पर वो एक आम स्कूल जाने वाली लड़की लगती है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आम नहीं है। उसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही है, घर में कमाने वाला कोई नहीं और इलाज इतना महंगा है कि रॉबिन के पास गलत रास्ता चुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। इसीलिए वो इन्हीं खतरनाक कैप्सूल्स को बेचकर पैसे करती है। उसके पास सिर्फ 3 कैप्सूल बचे होते हैं कि तभी कुछ लड़के उसका बैग छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि आज उनकी किस्मत खुल गई, लेकिन अगले ही पल एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पहुँचता है डिटेक्टिव फ्रैंक शेवर। वो बंदूक तानकर उन लड़कों से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये गोली तुम्हें सुपर हीरो बना देगी तो पहले इसकी दूसरी सच्चाई भी सुन लो। वो उन्हें बताता है कि ये गोली जितनी ताकत देती है उतनी ही आसानी से जान भी ले सकती है। अगर शरीर इसे झेल नहीं पाया तो अगले कुछ सेकंड में सिर्फ धमाका होगा। इतना सुनते ही लड़कों की हिम्मत जवाब दे देती है। फ्रैंक उनसे कैप्सूल ले लेता है और उन्हें वहां से भगा देता है। रॉबिन नाराज हो जाती है क्योंकि वही उसकी कमाई का आखिरी सहारा था, लेकिन फ्रैंक उसे पहले से जानता है। उसे पता है कि रॉबिन ये सब शौक से नहीं बल्कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए कर रही है। इसलिए वो कैप्सूल तो वापस नहीं देता, लेकिन बदले में अपनी पुरानी बाइक उसे गिफ्ट कर देता है। पहले तो रॉबिन को यकीन ही नहीं होता, फिर जैसे ही उसे समझ आता है कि बाइक सचमुच अब उसकी है, उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसी शहर में एक और इंसान इन कैप्सूल्स के पीछे पड़ा हुआ था। उसका नाम था मेजर। वो कोई पुलिस वाला नहीं था, लेकिन उसकी लड़ाई इस ड्रग से बहुत निजी थी। उसे खबर मिलती है कि एक लड़का इन कैप्सूल्स के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। मेजर सीधे उसके घर पहुंच जाता है। घर की हालत देखकर ही साफ पता चल जाता है कि यहाँ कुछ भयानक हो चुका है। दीवारें जली हुई, हर तरफ गहरे निशान और पूरे घर में अजीब सी खामोशी। मेजर लड़के को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन जवाब में वो लड़का एक साथ कैप्सूल निगल लेता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिर जाता है। अब वो इंसान नहीं, चलता फिरता आग का गोला बन चुका था। वो पूरी ताकत से मेजर पर टूट पड़ता है। मेजर जानता था कि अगर वो सीधी लड़ाई लड़ा तो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो उसे लगातार इधर उधर घुमाता रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज का इंतजार था, 5 मिनट। लेकिन तभी वो लड़का अपनी पहली पावर खत्म होने से पहले ही एक नहीं बल्कि 3 और कैप्सूल खा लेता है। अब उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और मेजर समझ जाता है कि अब गलती की जरा से भी गुंजाइश नहीं बची। मेजर समझ चुका था कि अब सामने खड़ा इंसान पहले जैसा नहीं रहा। उसके पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। वो बिना कुछ सोचे सीधे मेजर पर हमला कर देता है। पूरा घर आग की चपेट में आने लगता है। मेजर किसी तरह खुद को बचाते हुए पीछे हटता है। उसे पता था कि आग से लड़ना नामुमकिन है, लेकिन उसे एक बात समझ आ चुकी थी, इस आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी पानी है। बस फिर क्या था। मेजर उसे धीरे धीरे लड़ते हुए बाथरूम तक ले आता है। जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी जैकेट को पानी में भिगोकर उस जलते हुए आदमी के ऊपर फेंक देता है और पूरी ताकत से उसे पानी से भरे बाथटब में धकेल देता है। आग सेकंड के लिए कमजोर पड़ जाती है। मेजर तुरंत उसका गला पकड़कर पूछता है, मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए, तुम्हें ये कैप्सूल कौन देता है? लड़का मुश्किल से बोलना शुरू ही करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसका शरीर अंदर से जवाब दे देता है। एक साथ इतने कैप्सूल खाने की वजह से उसका शरीर अचानक फट जाता है।
पूरा बाथरूम जोरदार धमाके से हिल उठता है। मेजर किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसका इकलौता सुराग खत्म हो चुका था। हालांकि मरने से पहले वो एक गलती कर चुका था, उसका मोबाइल वहीं पड़ा रह जाता है। मेजर फ़ोन उठाकर उसकी कॉल हिस्ट्री और मैसेज चेक करता है। उसे पता चलता है कि ये लड़का पूरे शहर में कई लोगों को यही कैप्सूल बेचता था। मेजर उन्हीं नंबरों में से एक पर मैसेज भेजता है, मुझे माल चाहिए, मिलना है। उसे नहीं पता था कि जिस नंबर पर उसने मैसेज भेजा है वो नंबर रॉबिन का है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव फ्रैंक को वायरलेस पर एक इमरजेंसी कॉल मिलती है। शहर के एक बड़े बैंक में डकैती चल रही थी, लेकिन इस बार समस्या सिर्फ डकैती नहीं थी। समस्या ये थी कि चोर किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। पूरा बैंक पुलिस ने घेर रखा था। अंदर से गोलियों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। फ्रैंक समझ जाता है कि ये कोई साधारण अपराधी नहीं हो सकता। वो चुपचाप अपनी जेब से वही रहस्यमयी कैप्सूल निकालता है। कुछ सेकंड तक उसे देखता है, फिर बिना कुछ सोचे उसे निगल लेता है। साथ ही अपनी घड़ी में 5 मिनट का टाइमर चालू कर देता है, क्योंकि उसे पता था 5 मिनट पूरे होते ही उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। वो अकेला बैंक के अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी उसे हल्की सी हरकत महसूस होती है। असल में चोर पूरी तरह अदृश्य नहीं था, उसकी ताकत गिरगिट जैसी थी। वो जिस रंग के सामने खड़ा होता उसी रंग में खुद को बदल लेता था, इसलिए कोई उसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन फ्रैंक उसकी चाल समझ चुका था। जैसे ही चोर पैसों का बैग लेकर बाहर भागने लगता है, फ्रैंक उसका पीछा शुरू कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त दौड़ शुरू हो जाती है। भागते भागते चोर अचानक पलटता है और फ्रैंक पर गोली चला देता है। गोली सीधे उसके सिर में लगती है। फ्रैंक जमीन पर गिर पड़ता है। चोर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसने पुलिस वाले को खत्म कर दिया, लेकिन अगले ही पल फ्रैंक फिर से खड़ा हो जाता है। दरअसल कैप्सूल खाने के बाद उसे कोई चमकदार सुपर पावर नहीं मिली थी, बल्कि उसकी पूरी स्किन इतनी मजबूत हो चुकी थी कि गोलियां भी उसे पार नहीं कर पा रही थीं। चोर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फ्रैंक पूरी ताकत से उसके ऊपर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वो उसे जमीन पर गिराकर गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बैंक से बाहर निकलते ही फ्रैंक का सीनियर ऑफिसर उसके सामने आ जाता है। वो बिना कुछ कहे उससे उसका बैज और सर्विस गन मांगता है। फ्रैंक हैरानी से पूछता है, क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? सीनियर शांत आवाज में कहता है, तुमने ड्यूटी के दौरान वो कैप्सूल लिया और ये कानून के खिलाफ है। फ्रैंक गुस्से में जवाब देता है, अगर अपराधी सुपर पावर लेकर घूम रहे हैं तो खाली हाथ पुलिस उन्हें कैसे रोकेगी? लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। उल्टा उसका सीनियर उससे एक और नाम लेता है, मेजर। वो कहता है, अगर सच में इस पूरे खेल को खत्म करना चाहते हो तो उस आदमी को ढूंढो। हमारी जानकारी के मुताबिक वही इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ी है। अब फ्रैंक की नज़र में मेजर सबसे बड़ा अपराधी था, जबकि दूसरी तरफ मेजर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी नेटवर्क का पीछा कर रहा था। इसके बाद हमें रॉबिन को दिखाया जाता है। उसके कजिन के नंबर से एक मैसेज मिलता है, मिलना है तुरंत। रॉबिन बिना कुछ सोचे एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे हो वो अंदर जाती है, वहां उसका कजिन नहीं बल्कि मेजर उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेजर उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। रॉबिन घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। मेजर शांत आवाज में कहता है, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक पहुंचा चुका होता। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। वो पूछता है, ये कैप्सूल तुम्हें कौन देता है? लेकिन रॉबिन कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है। तब मेजर पहली बार अपनी असली कहानी बताता है। वो कहता है, मेरी भी एक बेटी है और कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पीछे यही कैप्सूल बनाने वाले लोग हैं। अगर मैं उन्हें नहीं रोक पाया तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगा। मेजर की आंखों में डर नहीं, एक बाप की बेबसी साफ दिखाई दे रगाड़ती थी। रॉबिन समझ जाती है कि सामने बैठा आदमी अपराधी नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए लड़ रहा एक पिता है। आखिरकार वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो मेजर को उस आदमी के पास ले जाती है जिससे वो कैप्सूल खरीदा करती थी, लेकिन जैसे ही डीलर दोनों को साथ देखता है उसे तुरंत शक हो जाता है। वो ट्रक स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से भागने लगता है। मेजर बिना समय गवाए उसका पीछा करता है। कुछ ही देर में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार मेजर उसे पकड़ लेता है, लेकिन पूछताछ में पता चलता है कि वो असली सप्लायर नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बिचौलिया था। यानी असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। इस लड़ाई में मेजर खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। रॉबिन पहली बार उसके लिए दवा और पट्टियां लेकर आती है। वो उसके घावों पर टाके लगाती है। यहीं से दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। इसी दौरान उन्हें एक अहम सुराग मिलता है। शहर के एक गोदाम में बहुत बड़ी ड्रग डील होने वाली थी। उधर उसी गोदाम में कई नए खरीदार इकट्ठा हुए थे। उनके सामने एक डीलर नया कैप्सूल निकालकर कहता है, हर बैच पहले से ज्यादा ताकतवर है और आज तुम इसका नया वर्जन देखने वाले हो। वो एक लड़की को कैप्सूल खिलाता है, फिर उसे एक स्टील के चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे उस चैम्बर का तापमान बढ़ना शुरू होता है।
100, 200, 300 और आखिर में लगभग 500 डिग्री तक। सामान्य इंसान तो कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन वो लड़की बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। उसकी त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आती। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त गोदाम के बाहर मेजर पहुंच चुका था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी यहीं कहीं कैद है। वो बिना देर किए अंदर घुस जाता है और एक एक करके सभी दुश्मन गिराना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में पूरा गोदाम गोलियों की आवाज़ से गूंज उठता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हथियार नीचे रख दो। यह आवाज़ फ्रैंक की थी। उसने आखिरकार मेजर को ढूंढ लिया था। फ्रैंक बंदूक तानकर कहता है, पूरा शहर तुम्हारी वजह से जल रहा है, अब सब खत्म हो चुका है। मेजर लाख समझाने की कोशिश करता है कि वो अपराधी नहीं है, लेकिन फ्रैंक उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दोनों आमने सामने खड़े थे और तभी वहां मौजूद असली ड्रग डीलर मौका देखकर चुपचाप एक कैप्सूल निगल लेता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ आने लगती है, मांसपेशियां कई गुना बड़ी हो जाती हैं और देखते ही देखते वो इंसान एक भयानक दैत्य में बदल जाता है। अब उसकी ताकत किसी भी सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा थी। फ्रैंक और मेजर समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने पहले की तरह लड़ाई जारी रखी तो दोनों यहीं मारे जाएंगे। इसलिए पहली बार दोनों दुश्मन मिलकर एक ही दुश्मन का सामना करने का फैसला करते हैं। दोनों पूरे गोदाम में लगे गैस सिलेंडरों के वाल्व खोल देते हैं, फिर जान बचाते हुए बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वो उनके पीछे बाहर निकलने वाला होता है, मेजर पलटकर एक गोली चलाता है। अगले ही पल पूरा गोदाम भीषण धमाके के साथ हवा में उड़ जाता है। आग की लपटें आसमान तक पहुंच जाती हैं और वो मॉन्स्टर उसी धमाके में खत्म हो जाता है। फ्रैंक और मेजर किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। फ्रैंक मजबूरी में मेजर को गिरफ्तार कर लेता है। उसे अब भी लगता था कि असली अपराधी वही है, जबकि असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। फ्रैंक ने आखिरकार मेजर को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। अगर मेजर सचमुच अपराधी था तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन ड्रग डीलर्स को क्यों मार रहा था? मेजर धीरे धीरे फ्रैंक को पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ये कैप्सूल किसी सड़क छाप गैंग ने नहीं बनाए। इसके पीछे एक बेहद बड़ा और गुप्त प्रोजेक्ट है। वैज्ञानिक अब ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे एक बार लेने के बाद इंसान हमेशा के लिए सुपर ह्यूमन बन जाए। उसे दोबारा किसी कैप्सूल की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन उस दवा को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसे इंसान का डीएनए चाहिए जो जन्म से ही इन शक्तियों को सहन कर सके। और वो इंसान कोई और नहीं, मेजर की अपनी बेटी थी। यही वजह थी कि उसे अगवा किया गया था। अब फ्रैंक को एहसास हो जाता है कि वो इतने समय से गलत आदमी का पीछा कर रहा था। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेजर की बेटी को बचाना ही होगा। रॉबिन भी उनके साथ हो जाती है। तीनों सुरागों का पीछा करते हुए समुद्र के बीच खड़े एक विशाल जहाज तक पहुंचते हैं, जिसका नाम था जेनेसिस। बाहर से ये एक सामान्य रिसर्च शिप दिखाई देता था, लेकिन अंदर एक खतरनाक लैब चल रही थी जहां इंसानों पर प्रयोग किए जा रहे थे। योजना के मुताबिक मेजर जानबूझकर खुद को दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार होने देता है ताकि उसे सीधे अंदर ले जाया जाए। उधर फ्रैंक और रॉबिन चुपके से जहाज में घुस जाते हैं। रॉबिन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। वहां लगे कैमरों से वो पूरे जहाज पर नजर रखती है और ईयरपीस के जरिए फ्रैंक को रास्ता बताने लगती है। लेकिन तभी जहाज का सिक्योरिटी चीफ वहां पहुंच जाता है। वो भी एक कैप्सूल निगल लेता है और कुछ ही सेकंड में पहले से कई गुना ताकतवर बन जाता है। रॉबिन किसी तरह उसके आने से पहले वहां से निकल जाती है और आखिरकार उस लैब तक पहुंच जाती है जहां मेजर की बेटी को कैद करके रखा गया था। यहीं रॉबिन को इस पूरे प्रोजेक्ट की असली सच्चाई पता चलती है। कई साल पहले सरकार ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका मकसद सुपर सोल्जर बनाना था। मेजर भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। सैनिकों पर एक खास केमिकल का प्रयोग किया गया था ताकि उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाए। लेकिन बाद में मेजर को पता चला कि इस ताकत का इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर कब्जा करने के लिए किया जाएगा। इसलिए वो उस प्रोजेक्ट से भाग गया। सालों बाद जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि उसके शरीर में जन्मजात ऐसी क्षमता है जिससे स्थायी सुपर पावर बनाई जा सकती है। इसी लालच में उसका अपहरण किया गया था। तभी इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर गार्डनर सामने आती है। वो मेजर को आखिरी मौका देती है, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे लिए काम करो। लेकिन मेजर अब झुकने वाला नहीं था। वो आखिरी बार एक कैप्सूल खा लेता है। अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी से भयानक हीट वेव निकलने लगती है। जो भी उसके करीब आता है उसका शरीर पिघलने लगता है। गोलियां उसके पास पहुंचने से पहले ही पिघल जाती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरे लैब में तबाही मच जाती है। डॉक्टर गार्डनर और उसके ज्यादातर आदमी उसी हीट वेव में मारे जाते हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत का असर मेजर के अपने शरीर पर भी पड़ता है। अपनी बेटी को बचाते बचाते वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। वो अपने पिता का हाथ पकड़ती है।
उसके शरीर से हल्की सी ऊर्जा निकलती है और धीरे धीरे मेजर की धड़कन फिर से चलने लगती है। असल में उसकी बेटी के पास जन्मजात हीलिंग पावर थी। फ्रैंक अब समझ चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे कुछ भ्रष्ट सरकारी लोग थे। वो सारे सबूत मीडिया तक पहुंचाने का फैसला करता है ताकि पूरी दुनिया को इस गुप्त प्रोजेक्ट की सच्चाई पता चल सके। दूसरी तरफ मेजर अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो रॉबिन को पैसों से भरा एक बैग देता है और कहता है, अब तुम्हें अपनी माँ का इलाज कराने के लिए गलत रास्ता चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉबिन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद उसकी माँ का इलाज शुरू हो जाता है और रॉबिन अपना पुराना सपना पूरा करती है। वो एक रैपर के रूप में अपना नया सफर शुरू करती है और इसी उम्मीद के साथ कि ताकत हमेशा सही इंसान के हाथों में होनी चाहिए, इस कहानी का अंत यहीं हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।